बड़ी खबर यह भी निकलकर सामने आ रही है ईरानी नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल की तरफ से कि खामनेई की जो शहादत है वो तानाशाहों के खिलाफ एक बड़े विद्रोह का लॉन्च पैड होगी। ये क्या अब इसके बाद अटैक हम और ज्यादा देखेंगे? किस तरह की खबरें इस वक्त आईआरजीसी के हवाले से या ईरान की तरफ से अब वो कैसे रिटेलिएशन को लेकर या खामनेई की शहादत के बदले के तौर पर आगे वो किस तरह से अपने ऑपरेशन को लॉन्च करने जा रहा है? देखिए, ये एक कैलकुलेशन, ये अनुमान अमेरिकन का भी था कि जैसे ही आयतुल्लाह अली ख़amenei की मौत होगी तो उसके बाद जो सक्सेसर होगा वो चीज़ों को और मुश्किल कर सकता है, और भी ज़्यादा हार्डलाइनर आ सकता है, और भी ज़्यादा ऑर्थोडॉक्स आ सकता है। तो उसकी क्या तैयारी करनी है, उस पर भी एक कार्य योजना बना रखी है अमेरिका ने, और चीज़ों को बेहतर तरीके से समझने की कोशिश अभी हो रही है। फ़िलहाल जो चल रहा है वो ये कि 40 दिनों का शोक, और इस 40 दिन में वहाँ एक असेंबली ऑफ एक्सपर्ट्स होती हैं, और वो जो होते हैं वो क्लरिक्स होते हैं, वो मुल्ला मौलवी होते हैं, जो तय करते हैं कि अगला कौन होगा जो हमारा रिलीजियस लीडर होगा, और वो जो रिलीजियस लीडर होता है ईरान में वही पॉलिटिकल लीडर भी होता है। तो ये जो असेंबली ऑफ एक्सपर्ट्स कही जाती है, ये आलिम लोगों की एक संस्था होती है जो कि चुनती है। इसके सामने 3-4 नाम हैं जिसके बारे में चर्चा की जा रही है। हमारे सामने वो जानकारी भी है कि कौन कौन से नाम हैं जिसके बारे में कहा जा रहा है। अली रेज़ा आराफ़ी पहला नाम है, दूसरा मुज्तबा ख़amenei, और तीसरा हाशिम हुसैनी बुशहरी। अब इसमें उनके बेटे भी हैं और 2 दूसरे हैं। अब कहा यही जा रहा है कि इनमें से किसी को चुना जाएगा, लेकिन ये जो चयन होगा ये क्या लॉन्ग लास्टिंग होगा? ताकत तो आईआरजीसी के पास है जो कि ख़amenei को सपोर्ट करती थी, लेकिन आज की तारीख में उसके रैंक्स भी तितर-बितर हो गए हैं। अभी तक हम लोगों को ये पता नहीं है कि राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियान वो अभी किस वक्त और किस हाल में हैं। बताया जा रहा है कि वो भी घायल हुए हैं और उनके बारे में कुछ जानकारी नहीं मिल रही है। वाइस प्रेसिडेंट जो हैं रेज़ा, वो इस बात की कोशिश में है कि उन्हें अगला उत्तराधिकार मिले और वो एक्शन में आ जाएं। तो अंदर खाने बहुत सी चीज़ें एक साथ घटित होने लगी हैं जब से ये खबर आई है कि अब आयतुल्लाह अली ख़amenei नहीं रहे, और ये संभालना ईरान को इस वक्त बड़ा मुश्किल होगा। और ये एक मौका संभव है कि हो सकता है इजराइल और अमेरिकन के लिए, जो कि इस बात का फ़ायदा उठाएं कि असंतोष इस रेजीम के ख़िलाफ़ बहुत ज़्यादा है। तो बहुत ज़्यादा स्मूथ सक्सेशन हम वहाँ ईरान में देख रहे हैं, इस बात की संभावना कतई नहीं है। जी, और जाहिर तौर पर, लेकिन अब सवाल इसको लेकर भी, ये संजीव एक कमेंट इस पर कर दीजिए, क्योंकि पिछले दिनों इस तरह से खबरें भी सामने आ रही थी जब आर्माडा का जिक्र लगातार डोनाल्ड ट्रंप कर रहे थे, और ईरान लगातार ये कह रहा था कि हम दरअसल खुद को न्यूक्लियर पावर्ड बना ही नहीं सकते क्योंकि खुद ख़amenei का ये फतवा था। अब इसको लेकर कहा जा रहा है कि अब ख़amenei के साथ वो फतवा भी अब न्यूट्रलाइज हो गया है, वो फतवा अब इम्पैक्ट में नहीं रहेगा। तो अब क्या आगे जो एक नया और ज़्यादा एक्सट्रीमिस्ट अगर कोई सुप्रीम लीडर आगे कमांड में आएगा तो वो इस फतवे से पार जाकर खुद को एक न्यूक्लियर पावर्ड स्टेट बनाने की तरफ आगे बढ़ेगा? एक छोटा सा कमेंट इस पर। इस बात में हम तभी यकीन कर पाएंगे जब अपने हिसाब से ईरान अगला अपना नेता सुप्रीम लीडर चुन पाएगा, और अगर वो चुन पाएंगे और आईआरजीसी की वक़्त वो रह जाएगी तभी तो ये संभव है ना। अदरवाइज़ तो इस तरह की अटकलें अभी इस वक्त बहुत ज़्यादा संभव दिखाई नहीं पड़ती हैं। आप बगल के इराक की स्थिति देख लीजिए। जब सद्दाम हुसैन को सत्ता से हटाया गया तो किसी और को आने ही नहीं दिया गया जो कि इस काबिल हो कि वो इराक को वो पुरानी हैसियत दिला पाए। लिहाजा आज की तारीख में इराक एक ऐसी स्थिति में है जहाँ पर अमेरिकन बेसेस अपने न्यूक्लियर आर्सेनल्स बना करके रखी हुई हैं। आप सोचिए कि किसके मातहत वो हैं। मैं साल 2003 में इराक में जब वॉर कवर कर रहा था, उस वक्त मैं किरकुक और मोसूल गया था जहां पर तेल के कुएं थे। अपाचे हेलीकॉप्टर से उसमें वो प्रोटेक्ट कर रहे थे उन तेल के कुओं को, और आज भी वहाँ इस वक्त जो किरकुक और मोसूल है, जो इरबिल है, वहाँ पर कंट्रोल अमेरिकन का ही है। तो इसीलिए ये उम्मीद करना कि वो सद्दाम हुसैन को हटा करके और वहाँ पर जो पीस लविंग इराकीज़ थे उनको दे देते सत्ता, ऐसा कतई नहीं होने वाला था, और ये ईरान के मामले में भी नहीं होने वाला है। वहाँ पकड़ अमेरिकन की अब होगी और वैसे ही लोग सत्ता में आएंगे
जो लोग कहीं ना कहीं उनकी सुनने वाले लोग होंगे। रेजा पहलवी के बारे में हम बहुत अभी कम आकलन कर रहे हैं और उन्हें बहुत ज़्यादा उस तरह से सम्मान दिया भी नहीं जाता है, लेकिन हो सकता है कि उनके बिल्ली के भाग से छींके टूटने की बात होगी, क्योंकि एक बड़ा वर्ग है जो कि चाहता है कि वो मॉडर्नाइज हो, वो चाहता है कि वो उससे सब चीज़ वो सुविधाएं मिले जो पश्चिमी देशों को मिलती हैं। वो 1979 के पहले का ईरान चाहता है। तो क्या ऐसे लोगों का भी नंबर आ सकता है? क्योंकि सुप्रीम काउंसिल कोई ऐसा सुप्रीम लीडर चुन पाएगा, अभी ऐसा लगता नहीं है। जी ना, एक कमेंट, चूंकि आपने इराक का जिक्र कर लिया, पहले भाटिया साहब आप ही से सवाल। इराक में सद्दाम हुसैन के पास सारा पावर था, वहां सिस्टम नहीं था। ईरान में पूरा एक आईआरजीसी का एक सिस्टम बना हुआ है जिसको लीड कर रहे हैं एक तरह से कमांडर इन चीफ के तौर पर सुप्रीम लीडर। क्या दोनों में फर्क है और क्या इस पूरे रिजीम को चेंज करना खामनेई के शहादत के बाद इतना आसान होगा अमेरिका के लिए? पहली बात तो एक और एक्सट्रीमिस्ट लीडर यहाँ पर उभर के आए तो मेरे को नहीं लगता कि इन दी इमीडिएट जो समय आने वाला है उसमें इस तरह का कोई सुप्रीम जो और ज्यादा कट्टर हो, और ज्यादा रेडिकलाइज हो, और ज्यादा यूएस के इंटरेस्ट के अगेंस्ट काम करे, वो ऐसा उभर के अभी तो नहीं आएगा। अभी जैसे बाकी पैनलिस्ट ने भी बताया कि जो ग्राउंड स्वेल है, जो वहां की आवाम है, खास करके तेहरान में और अर्बन सिटीज में, वो चेंज चाहती थी। वहां के स्टूडेंट्स चेंज चाहते थे। और वो जो इकोनॉमिक जो गुर्बत वहां पर आई हुई है उससे उभरना चाहते थे, वो मॉडर्नाइज करना चाहते थे। आपने देखा होगा कि 79 में रिजीम चेंज हुआ था, लेकिन 1980 में बहुत बड़ा ब्लास्ट हुआ था जिसमें ये खमेनी जो थे उनका राइट हैंड पैरालिसिस हो गया था, उनके वोकल कॉर्ड्स डैमेज हो गए थे, वो एक कान से सुनते नहीं थे। उस समय बड़े मुश्किल से वो बचे थे, लेकिन उनमें उस समय वो ताकत थी, वो सेल्फ रिजॉल्व था, जिसके बावजूद वो इस तरह के सुप्रीम लीडर बन के आए। और ये जो 40 साल प्लस ये जो रिजीम चला, वो उनकी शख्सियत की वजह से चला। तो इस तरह का कोई लीडर होराइजन में तो मेरे को दिखता नहीं। लेकिन ये पूरी दुनिया के लिए भी एक संदेश होके आ रहा है कि जब तक आपके पास न्यूक्लियर शक्ति का बैकअप नहीं है तो आप इस तरह के खतरों से हमेशा किसी तरह से लड़ नहीं सकते। नॉर्थ कोरिया में वही शक्ति उनके पास है, वो उसको दिखाता है। इजराइल ने ये डिक्लेयर नहीं किया हुआ, लेकिन उसके पास भी न्यूक्लियर शक्ति है। तो ये जो न्यूक्लियर, और पाकिस्तान की जहां तक न्यूक्लियर शक्ति की बातचीत है, तो वो शक्ति जो है बहुत फर्मली कंट्रोल में है यूएसए के। और जब तक वो शक्ति उनके कंट्रोल में है तब तक पाकिस्तान में न्यूक्लियर बॉम्ब है। तो इस तरह की जो हिमाकत ईरान कर रहा था, वो ये समझता था, सुप्रीम लीडर भी ये समझता था कि जब तक मेरे पास न्यूक्लियर शक्ति नहीं होगी, इस तरह मेरी जो रिजीम है वो कभी भी बदल जा सकती है। तो वो अब करके दिखा दिया है। मेरे को नहीं लगता कि अब दुनिया में, चाहे वो तुर्की हो चाहे वो और कोई देश हो, वो इस तरह की हिमाकत इमीडिएट फ्यूचर में या फोर्सिएबल फ्यूचर में इस तरह की करने की कोशिश करेगा। तो जहां तक कि कौन उत्तरदायित्व संभालेगा, कौन अब नेक्स्ट लीडर बनेगा, वो वही बनेगा जो कि यूएसए और इजराइल के इंटरेस्ट को सेफगार्ड करे। और उस इंटरेस्ट में इकोनॉमिक पावर चाहे उनके पास आ जाए, मिलिट्री पावर का अभाव हमेशा रहेगा, और उसके लिए उनको अपने अलायंसेस और यूएसए की शील्ड के अंदर रहना पड़ेगा। जिस तरह इराक में एक पॉपुलर लीडर ना होके एक बहुत ताकतवर लीडर को हटाया गया, लेकिन इराक और ईरान में दो बहुत बड़े फर्क हैं। एक फर्क तो ये था कि ये जो सुप्रीम लीडर थे, इनके पास पॉपुलर सपोर्ट भी था। दूसरा, इराक की ज्योग्राफी को आप देखें तो वो बहुत छोटा देश है, ईरान उससे 4 गुना बड़ा देश है। तो ईरान को और इराक को हमको उस नजरिए से देखना पड़ेगा। एक तो उनकी पॉपुलर स्टैंडिंग जो सुप्रीम लीडर की थी, और दूसरा उनके पास कितना जमीन थी, उनके पास कितनी स्ट्रेटेजिक डेप्थ थी। तो अब अगर ईरान के साथ भी ऐसा हो गया तो मेरे को नहीं लगता कि कोई और देश इस तरह का हिमाकत करेगा। और एक जो हेजेमोनिस्ट जो उनकी एक ताकत यूएसए की है, वो और उभर के और निखर कर आएगी। तो उनके इंटरेस्ट मेरे साथ एक वॉर